अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ हमारी शुरू थी और उसके लेक्चर में हम लोगों ने पहले कुछ इंट्रोडक्शन करवाई, फिर ज़ीरो लॉ ऑफ हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया और इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसकी सब टाइटल कह सकते हैं द एरो ऑफ टाइम, एंट्रोपी एंड वाई हीट फ्लोज ओनली इन वन वे। ठीक है, ये मतलब इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। पहले हम लोग अपने लॉ के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी लॉ की तरफ आएंगे, उसको तौरली पढ़ेंगे। तो उस लॉ के पहले हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे जिसमें है हम लोग कहेंगे कि द फर्स्ट लॉ सेज एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। ठीक है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड के मतलब फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, बस वो एक अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन द सेकंड लॉ सेज एनर्जी हैज़ क्वालिटी। ठीक है, सम फॉर्म्स आर मोर यूजफुल। ठीक है, एनर्जी की क्वालिटीज़ होती हैं। हम लोगों ने ये कहा था कि एनर्जी कंजर्व रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ हो जाती है, लेकिन हम इस तरह कभी भी नहीं कह सकते कि एनर्जी क्रिएट होगी या डिस्ट्रॉयड होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप सबको पता है उसके बारे में। ठीक है, अच्छा, लेकिन सेकेंड लॉ हमें ये बताते हैं कि एनर्जी की कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। सम फॉर्म्स आर मोर यूज़फुल, कुछ फॉर्म्स इस तरह उसमें आएंगी कि वो हमारे ज़्यादा यूज़फुल होंगी, कुछ फॉर्म्स होंगी एनर्जी की जो कि नॉर्मल होगी, हम लोग इतना हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, विच प्रोसेस आर पॉसिबल इन नेचर, विच प्रोसेसेस आर पॉसिबल इन नेचर। अब हम ये देखना है कि नेचर में कौन सी प्रोसेसेस जो है वो पॉसिबल है, कि मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है, मतलब एनर्जी कंजर्व रही है, पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व है, लेकिन अब हमने डायरेक्शन को देखने कि किस डायरेक्शन में वो जा सकती है और किस डायरेक्शन में वो नहीं जा सकती। तो सेकंड लॉ हमें इसके बारे में हमें मतलब जो क्लियर करवाता है वो इन बातों के बारे में कर रहा था। एक्सप्लेनेशन, द फर्स्ट लॉ टेल्स अस इफ एन एनर्जी बैलेंस इज पॉसिबल। फर्स्ट लॉ हमें ये बता रहा होता है कि अगर एनर्जी बैलेंस जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, वो हमें ये बता रहा होता है कि एनर्जी बैलेंस पॉसिबल है, एनर्जी कंजर्वेशन इज पॉसिबल थ्रू आउट द होल सिस्टम एंड प्रोसेसेस। ठीक है, द सेकेंड लॉ टेल्स अस इफ अ प्रोसेस इज एक्चुअली पॉसिबल इन अ डायरेक्शन वी ऑब्जर्व इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ द एरो ऑफ टाइम। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया ना कि सेकेंड लॉ हमें ये बता रहा होता है कि यार चलो एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, फर्स्ट लॉ हमें बताया कि एनर्जी कंजर्व है। अब एनर्जी किन किन फॉर्म्स में तब्दील हो सकती है, एनर्जी किन किन फॉर्म में तब्दील नहीं हो सकती, ये हमें अब सेकंड लॉ हमें टोटली एरो ऑफ टाइम के बारे में बता रहा होता है। अब एरो ऑफ टाइम क्या होता है, एरो आपने देखा होगा ना कि एरो एक डायरेक्टेड होता है एक डायरेक्शन की तरफ पे। अब हमें ये एक्चुअली हम ये बता रहे होते हैं कि एरो ऑफ टाइम इसका किस साइड पे, या एरो ऑफ टाइम के साथ इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, एरो ऑफ टाइम के साथ क्या हो रहा होता है इस पर। ठीक है, एरो ऑफ टाइम मीन्स टाइम पैसेज, मीन्स दैट पहले पास्ट था, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है। तो ये एरो ऑफ टाइम जो हमारा पास्ट से लेकर फ्यूचर की तरफ डायरेक्टेड है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें ये बता रहा होता है कि कौन सी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं एरो ऑफ टाइम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकंड लॉ। ठीक है, इसके कुछ दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं जो इन जनरल हम कह सकते हैं। ठीक है, पहले है कि सॉरी, स्लेशियस स्टेटमेंट 1850 में ये बयान की गई थी। ठीक है, हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लोज फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी टोटली सिस्टम में कंजर्व होती है, लेकिन सेकंड लॉ हमें फिर ये बता रहा होता है कि किस डायरेक्शन में वो पॉसिबल है प्रोसेस और किस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कि हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लोज फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। आपको मैंने पहले बताया था ना कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जा रहा होता है, मतलब मूव कर रहा होता है। तो उसने हमें ये बताया सेकंड लॉ में कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ कभी भी नहीं आ सकता, स्पॉन्टेनियसली कभी भी नहीं आ सकता, मीन्स दैट स्पॉन्टेनियसली
अगर आपने एक क्यूब रखा, ठीक है, बर्फ़ का, ठीक है, और साथ में आपने एक आयरन रख लिया, आयरन, इवन दैट अगर आयरन आपने गर्म ना भी किया और उसको आपने सिंपल उसके साथ रख लिया, फिर भी वो आयरन की हीट जो है ना वो कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करेगा और वो आइस का क्यूब जो होगा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके मतलब वो मेल्ट होना मतलब वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, उससे पानी बनना शुरू हो जाएगा, मीन दैट वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, गर्म साइड पे, क्योंकि जब भी आइस हमारे पास गर्म होता है तो वो पानी की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि इवन दैट कि आयरन हमारे पास रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल था, लेकिन फिर भी वो हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमारे पास इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर एक हमारे पास आइस का क्यूब है और एक हमारे पास आयरन का क्यूब है, तो ये तो ये कि पहले वो स्पॉन्टेनियसली हो गया, हमने कुछ हीट मीट नहीं दी थी आयरन को, लेकिन वो फिर भी हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि हीट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी, तो वो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ कभी भी नहीं जा सकता, ठीक है। ये किसने कहा था? ये क्लेशियस ने कहा था, स्टेटमेंट थी उनकी, स्लेशियस स्टेटमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, 1850 में, ठीक है। फिर उसके बाद एक अगला 1851 में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। उन्होंने क्या बात की फिर कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, ठीक है। ये आप इट्स टोटली इम्पॉसिबल कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसी डिवाइस बनाए जो कि ऑपरेटिंग इन साइकिल हो, मतलब उसमें कुछ साइकिल्स रिपीटेडली काम हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेटिंग ए साइकिल produces no other effect than the absorption of heat from a reservoir and the performance of an equal amount of work। तो सिंपल इज़ दैट, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ऐसा कोई भी डिवाइस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो कि एक साइकिलिंग मतलब जिसमें एक साइकिल रिपीटेडली काम हो रहा हो, उसमें आप ऐसे कभी भी नहीं कर सकते कि जो हीट आप रिजर्वायर से ले रहे हैं उसको टोटली आप वर्क डन में ट्रांसफॉर्म कर ले। मीन्स दैट आपने एफिशिएंसी देखी होगी ना, एफिशिएंसी का टॉपिक आपको पता होगा, एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि मीन्स दैट इनपुट, फिर उसके बाद कुछ काम हो रहा है, फिर हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सिंपल उन्होंने ये कहा कि अगर आप एक सिस्टम को हीट दे रहे हैं और वो एक रिपीटेडली काम कर रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि उसको आप एक इक्वल जो है एक हीट दें और वो उस हीट के इक्वल अमाउंट में काम भी हमें करके दें, ठीक है। आपने एफिशिएंसी पढ़ा होगा कि इट्स इम्पॉसिबल टू हैव 100% एफिशिएंसी। थोड़ा कुछ ना कुछ, थोड़ी हम लोग हीट दे रहे होते हैं ना सिस्टम को, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा ज़ाया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप फॉर एग्जांपल 5 केल्विन हीट दे रहे तो उसी के साथ 5 जूल ऑफ वर्क आप मिल रहा है आपको, नहीं, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट खामखा ज़ाया होगा टू दी इन एनी फॉर्म ऑफ, लेकिन वो उसमें हमेशा से जो है हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट ज़ाया होगा, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। सिंपल इन अदर वर्ड्स मैं फिर आपको बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये कि आप एक ऐसा सिस्टम कभी भी नहीं बना सकते जिसका इनपुट वो हीट जैसे हो या किसी भी अमाउंट किसी भी फॉर्म में हो, उसका आउटपुट सेम कभी भी नहीं आएगा। उसमें कुछ अमाउंट ऑफ इनपुट जो हमारे पास कुछ ना कुछ ज़ाया होगा। आपको मैं एक सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल जो होता है, जितना आपने पेट्रोल डाला होता है उसका टोटल वर्क आपको कभी भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा वो पिस्टन मूव कर रहे होंगे इंजन में, उनकी वजह से हीट प्रोडक्शन हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास जो हमने इनपुट दी है, तो वो आउटपुट एज अ हीट जो है वो सिस्टम से बाहर आ रही है, तो वो एक किस्म का हमारे पास वेस्ट हो रही होती है। एंट्रोपी कहते हैं उसको हम लोग, या वेस्टेज आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे तो वो हीट तो वो फ्यूल हमारे पास टोटली अमाउंट ऑफ वर्क डन एज एन आउटपुट हमें नहीं मिल रहा होता, तो कुछ अमाउंट ऑफ इनपुट हमेशा हमारे साथ ज़ाया होगा, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। एक्सप्लेनेशन, स्लेशियस फोकसेस ऑन द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो।
उन्होंने हीट फ्लो का बताया कि हमेशा वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाएगा, लेकिन केल्विन प्लैंक कांस्टेंट प्लैंक स्टेटमेंट जो है उन्होंने कहा कि सेज यू कैन नॉट कन्वर्ट हीट कम्प्लीटली इनटू वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस। सिंपल मैंने आपको बताया कि हीट को आप कभी भी टोटली कन्वर्ट इनटू वर्क नहीं कर सकते किसी साइक्लिक प्रोसेस में। सम हीट मस्ट बी रिजेक्टेड टू अ कोल्डर रिजर्वायर, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो कुछ न कुछ उसका हीट जो है वो हमारे पास रिजर्वायर कोल्डर रिजर्वायर में हमेशा जाएगा। हमारे पास कार इंजन अगर देख लें तो वो हीट कहाँ जा रही होती है, इन्वायरमेंट में आ रही होती है, और इन्वायरमेंट हमारे पास कोल्डर रिजर्वायर है क्योंकि वो रिजर्व कर लेता है अपने वो हीट को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, एंट्रोपी हम लोग डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि एंट्रोपी जो मैंने आपको बताया कि इसको एंट्रोपी कहते हैं कि जो वेस्टेज ऑफ कह सकते हैं ना, जो इनपुट और आउटपुट जो फ़र्क आ रहा होता है, मतलब जो हमारे पास वेस्टेज एनर्जी, उसको हम लोग एंट्रोपी भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ अ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम। मतलब उसमें एक डिसऑर्डर है हमारे पास कि वो टोटली उसको इनपुट को टोटली कन्वर्ट इनटू आउटपुट नहीं कर सकता, तो वो उसके पास एक डिसऑर्डर है। तो ये इस डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, द सेकेंड लॉ कैन बी स्टेटेड एज द टोटल एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम। और ये हमेशा एंट्रोपी जो होती है ना, टोटल एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम इन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज या मास एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, वो हमेशा से इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, टाइम के साथ वो हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, entropy is the quantitative measure the second law needs in any real process the total entropy of the system plus its surroundings, the universe for that process never decreases। वो हमेशा वो डिक्रीज कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा इंक्रीज हो रहा होगा। इट इंक्रीजेज फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड स्टेज कांस्टेंट ओनली फॉर द आइडियल रिवर्सिबल वंस। ठीक है, हमेशा अगर आपके पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसकी एंट्रोपी जो है वो हमेशा से इंक्रीज होगी, वो कभी भी हमारे पास डिक्रीज नहीं होगी। हाँ, ऐसे हो सकते हैं कि वो स्टे कांस्टेंट रहे, ठीक है, सेम रहे, लेकिन वो फॉर ओनली द आइडियल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल वंस, लेकिन वो डिक्रीज कभी भी नहीं हो सकती। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीजिंग में होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, हम लोग देखेंगे जिसके जहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, ये सेल्सियस स्टेटमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, एंट्रोपी इन एक्शन, इनमें ये होता है कि एंट्रोपी हमेशा से पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस हो रही होती है। आइस मेल्टिंग, ऑर्डर आइस क्रिस्टल, हमारे पास एक क्यूब पड़ा हुआ है, क्रिस्टल पड़ा हुआ है उसका आइस का, डिसऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास क्यूब होता है, फुल क्रिस्टलाइन टाइप होता है, क्यूबिक शक्ल में, शेप में होता है हमारे पास। फिर जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, पानी की तरह बहना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। आप एक क्यूब को रूम टेम्परेचर पे रख लें, वो खुद आइस क्यूब को वो खुद ब खुद जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आपको एनर्जी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल खुद ब खुद ही नेचुरली होना शुरू हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, गैस एक्सपेंशन, गैस कन्फाइंड टू 1/2 ऑफ द बॉक्स, गैस फिल द एंटायर बॉक्स। ठीक है, अच्छा, हाँ, आपने एक डब्बा लिया, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल इसका मैं कह रहा हूँ, आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक वो लगाया हुआ है, पार्टीशन बनाई हुई, और आपको ये एक हैंडल है, आप इस पर यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे हैं। ठीक है, सॉरी ये बाहर आ गया, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस पोर्शन में हमारे पास गैस पड़ी है, कन्फाइंड, हम लोगों ने इसको कन्फाइंड किया हुआ है। अब आपने इस हैंडल के साथ इस पार्टीशन को हटाया कि यहाँ पे हमारे पास गैप आना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे गैप बना लूँ, इरेजर, यस, देखिए हमने ये उठा लिया ऊपर, तो ये गैस क्या हो जाएगी, अब वेट, अब गैस क्या हो गई, यहाँ पे सारे बॉक्स में फैल गई। तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियसली हमने ये पार्टीशन हटाया और ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली वो खुद ब खुद जो है वो पूरे के पूरे बॉक्स में, एंटायर बॉक्स उससे भर गया। तो क्या हो गया, हमारे पास स्पॉन्टेनियस वर्क हो गया
और जो हमारे पास एंट्रोपी थी वो मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अच्छा, मिक्सिंग इंक इन वाटर, ठीक है। आप एक वाटर आपके पास है, वाटर जो है एक गिलास में हमारे पास वाटर है और एक हमारे पास वो इंक क्या जो होती है ना, वो सियाही जो कहते हैं, वो हमारे पास है, ठीक है। ऑर्डर ड्रॉप, अच्छा पहले हमारे पास एक ड्रॉप ऑफ इंक के ऊपर हम लोगों ने पकड़ा हुआ है उसको किसी भी चीज़ के साथ, और नीचे हमारे पास गिलास ऑफ वाटर है। अब हमने वो इंक का कतरा जो है वो पानी के अंदर डाल दिया, तो वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल्स, तो आप लोग देखेंगे वो खुद ब खुद उसके अंदर मिलना, उसके अंदर फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्पॉन्टेनियसली वो काम हो रहा है, रैंडमली वो काम हो रहा है, तो हमारे पास एंट्रोपी जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। तो इन दिस वे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेयर द एंट्रोपी इज इन एक्शन। अच्छा, कुछ हमारे पास रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं जो कि कह सकते हैं कि जो कभी हो नहीं सकते, स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकते, खुद ब खुद नहीं हो सकते, ठीक है। वाटर फ्रीजिंग इनटू अ परफेक्ट आइस क्यूब, गैस कलेक्टिंग इन वन कॉर्नर, ठीक है। अब ये पहली एग्जांपल आप देखिए, हमने कहा था ना कि ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास एक क्रिस्टल पड़ा हुआ है आइस क्यूब, उसको हम लोगों ने रूम टेम्परेचर में रखा, तो वो खुद ब खुद डिसऑर्डर वाटर मॉलिक्यूल में चेंज होना शुरू हो गया। फिर हम लोगों ने गैस किया, गैस पहले कन्फाइंड थी तो 1/2 ऑफ द बॉक्स, फिर हमने वो पार्टीशन हटाया तो वो सब में मिलना शुरू हो गया, तो ठीक है। इसको अगर हम वापस करें, वाटर फ्रीजिंग इनटू परफेक्ट क्यूब, वाटर जो है हमारे पास फ्रीजिंग हो जाए और एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, और गैस हमारे पास दोनों साइडों से जाके कन्फाइंड हो जाए एक हाफ हो पे, तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी जो होगी वो माइनस में जाएगी, 0 से माइनस में जाएगी, ठीक है। लेकिन नेवर हैपन स्पॉन्टेनियसली, ये खुद ब खुद कभी भी नहीं हो सकता, ये आप किसी प्रोसेस के थ्रू करेंगे, तो इस वजह से इसकी ये हमारे पास कभी भी स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल कह सकते हैं, हीट गोस मूव फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी, तो हमारे पास एंट्रोपी जो है वो हमेशा टाइम के साथ इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन इसकी कुछ कंसिक्वेंसेस आप कह सकते हैं। अच्छा, द हीट डेथ एंड इंजन्स, ठीक है। Heat death of the universe, a hypothetical end state where the entropy is maximized, no energy gradient exists and no work is possible। एक टाइम आ जाता है फिर उसके बाद कि एंट्रोपी जो है वो एक कांस्टेंट मैक्सिमाइज हो जाती है, जो सारा जो उसके अंदर हीट डिफरेंस कह सकते हैं, जो हीट मूवमेंट्स हो रही थी वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद नो एनर्जी ग्रेडियंट एक्सेस, एनर्जी मूवमेंट्स ऑफ हो जाती हैं और नो वर्क इज़ पॉसिबल। उसके बाद कोई भी वर्क हमारे पास नहीं हो रहा होता। Efficiency of the heat engines, the second law sets a maximum possible efficiency for any engine given by the Carnot theorem। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसने एक पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर एनी इंजन बताया बाय द कार्नोट थ्योरम। शायद इसको हम लोग बाद में थॉरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। द एरो ऑफ टाइम, द इंक्रीज ऑफ द एंट्रोपी डिफाइंस द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द टाइम। तो मतलब जब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो मीन दैट कि टाइम गुजर है हमारे पास, तो ये हमें एक फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड हो गया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, जो आपने टाइम दिया, आपने इंटेंशन दी, अपनी सारी टाइम आप लोगों ने लगाया यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो जब कभी भी हो अपलोड हो आपके पास टाइम पे पहुँचे और आप टाइम पे मुफीद हो जाए। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें।